हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। और लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के साथ साथ में हमने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर और वेवलेंथ के कर्व देखे। और दूसरा जो कर्व था हमारे पास वो था इंटेंसिटी और वेवलेंथ का। बात समझ में आ गया? फिर वहां के बाद हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखा, जहाँ पे फोटोन के बारे में देखा, एनर्जी ऑफ फोटोन देखा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, जिसे जेई मेंस और नीट में आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। सो यदि आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया और इसके क्वेश्चंस लगा लिए तो ये समझ लीजिए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, सो ये पार्ट साथ में वेव मैकेनिकल मॉडल, तो उसमें जस्ट आप लोगों को फॉर्मूले और ग्राफ पता होने चाहिए बस। ठीक है, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं अपना क्लास स्टार्ट। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने अपने मॉडल के अंदर, जो इन्होंने मॉडल बनाया उसके अंदर लिमिटेशंस ली किसकी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, किसकी लिमिटेशंस ली, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशंस कंसीडर की। और जो मॉडल था उसके अंदर इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का भी यूज किया। सो इन शॉर्ट यदि हम कहें कि जो बोर थे, बोर ने बेसिकली जो अपना मॉडल दिया है वो दिया है विद द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। समझ में आ गया? सो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, he developed he developed a model with considering he developed a model with considering limitations of किसके, रदरफोर्ड atomic model, like stability of an atom, comma atomic spectra atomic spectra and so on, as well as as well as as well as so develop the model with considering limitations of kiska, Rutherford atomic model, like stability of an atom, atomic spectra, as etc., as well as Planck's quantum theory, Planck's quantum theory। बात समझ में आ गया, जो उन्होंने फोटोन के बारे में बताया था। सो ये हो गया हमारा दोनों की हेल्प से दिया गया एक मॉडल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या किया, दोनों की हेल्प ली अपने मॉडल को देने में। ठीक है, अब इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स माने, इनके कुछ अपने पोस्टुलेट्स थे। अब हम लोग एक एक करके वो पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि इनके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, सबसे पहला पोस्टुलेट इनका क्या था? सबसे पहला पोस्टुलेट इनका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed orbit in a fixed orbit इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, या फिर इसी को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम भी देते हैं। क्या बोलते हैं साथ में इसको अपन लोग? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ, जिसकी एनर्जी कैसी हो, फिक्स्ड हो। बात समझ में आ गया? तो इनके अनुसार ऐसा बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, या फिर उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स में अभी एक ही बना देता हूं, है ना, एक ही बना देता हूं अभी। इन ऑर्बिट्स में यहां पे क्या होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस पूरे ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, इस पूरे ऑर्बिट में क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है, विदाउट गेनिंग और लूजिंग
सम अमाउंट ऑफ व्हाट एनर्जी, ठीक है, विदाउट 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 गेनिंग और लूजिंग व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, ना तो वो एनर्जी को लूज कर रहा है ना ही वो एनर्जी को गेन कर रहा है, यदि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। ये इनका पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देयर मस्ट बी एन इनफाइनाइट ऑर्बिट्स, देयर मस्ट बी एन इनफाइनाइट orbits, but electron will electrons will be present where angular momentum will be conserved, ठीक है। इसका मतलब सुनो क्या है, इन्होंने बोला कि ऐसे देखा जाए तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती हैं, बट इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में यदि घूम रहा है तो वो उसी ऑर्बिट के अंदर पाया जाएगा जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। और इसी चीज को उन्होंने क्या बोल दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ, इसी चीज को क्या बोल दिया उन्होंने, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, समझ में आ गया। इसी को क्या बोल दिया उन्होंने, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इसका फॉर्मूला दिया, ये किसके बराबर होता है, mvr। ये क्या हो गया तुम्हारे पास, एंगुलर मोमेंटम आ गया, तो ये बराबर होगा किसके, nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन कितना, 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। सो मैं अब स्टार्टिंग से बेटा धीरे धीरे इसको क्या करता चलूंगा, मिटाता चलूंगा, और आप लोगों को यदि लिखना है तो फिर दोबारा से सेम स्टोरी पॉज करिए, लिखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, सो एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटाइज्ड होगा जिन ऑर्बिट्स में, उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस। अदरवाइज यदि वो क्वांटाइज नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, हम नहीं कहेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब पहले इसी को देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटाइज्ड है। बेसिकली जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है, तो ये आएगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ किसका, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से n की वैल्यू की यदि मैं बात करूं, जैसे एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है, तो n की वैल्यू जो होगी, एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई है, इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसमें जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, मान लो n की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो ये क्या आ जाएगा, h अपॉन 2 पाई, है ना। n की वैल्यू यदि मैंने 2 डाली तो ये कितना आ जाएगा, h अपॉन पाई आ जाएगा, राइट। n की वैल्यू मैंने 3 डाली, तो जैसे एक एक करके पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 डालेंगे तो h अपॉन 2 पाई आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये h अपॉन पाई आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 3 डाल देंगे तो 3 h अपॉन कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहना चाहिए, बेसिकली हमारा क्वांटाइज रहना चाहिए। यहाँ पे 1.5 2.5 इस तरीके से नहीं आएगा, n का वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 4 5 डैश 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 कितना भी जा सकता है। डन यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कितने पोस्टुलेट हो गए हमारे, 2 हो गए, राइट। पोस्टुलेट नंबर 3, पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है, देखते हैं क्या है। पोस्टुलेट नंबर 3 कहता है बेटा, when electron jump from its ground state, from its
ground state to excited state by absorbing an energy in terms of photon, in terms of what? Photon and vice versa. एंड वाइस वर्सा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा? वाइस वर्सा मतलब जस्ट इसके उल्टा. अब इसको समझने की कोशिश करो. मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड क्या होगा? ये ऑर्बिट्स होंगे. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिट्स बोलते हैं. तो दिस इज एन इज इक्वल्स टू कितना? 1, ये एन इज इक्वल्स टू 2, ये एन इज इक्वल्स टू 3, ये एन इज इक्वल्स टू 4. अब जो n इज इक्वल्स टू 1 है, इसको मैंने क्या मान लिया? अभी अपना ग्राउंड स्टेट मान लिया है, राइट? मैंने यहाँ पे क्या बोला है? ये मेरे पास एक लाइन है, ये क्या है? n इज इक्वल्स टू 1 है. ये क्या है मेरे पास? ये ग्राउंड स्टेट है. अब ग्राउंड स्टेट से ये इसको जाना है n इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पे जंप करना है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको कहाँ पहुंचना है? n इज इक्वल्स टू 2 में पहुंचना है. तो भाई साहब इन्होंने बोला कि यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी है? E1, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आई मेरे पास? E2 आई. तो जो चेंज इन एनर्जी जो आया है, इसका जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया है, उससे डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1. इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा. इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या किया होगा? उसने एब्जॉर्ब किया होगा. तो जब ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल्स टू 2 में गया, तो इस वाले एक्साइटेशन को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेशन बोलते हैं. बेटा क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो फटाफट से. फर्स्ट एक्साइटेशन. तो n इज इक्वल्स टू 1 से 2 में जो गया, इसको उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या होता है ये? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अच्छा, यदि n इज इक्वल्स टू 3 में गया होता तो उसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. n इज इक्वल्स टू 4 में गया होता तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट. मतलब जिस n की वैल्यू में गया होगा उससे एक कम एक्साइटेड स्टेट बोल दो आप. डन. तो यहाँ पे इसने बोला कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मेरे पास ग्राउंड स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो वो क्या करेगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. तो यहाँ पे बेटा जो एनर्जी है ये क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है. मतलब यहाँ से हमको ये चमक रहा है कि इसकी एनर्जी कैसी होगी? कम, और इसकी एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था क्या? बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती है. तो इसका प्रूफ भी है अपने पास, वो देखेंगे हम लोग. बट फिलहाल इतना समझो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो इसने क्या किया? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्व किया होगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन. सिमिलरली यदि मान लो ये पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में होता है, n इज इक्वल टू 2 में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. अब ये क्या किया? ये ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया बेटा, है ना? ये कहाँ आ गया? ये ग्राउंड स्टेट में आ गया. n इज इक्वल टू 1 में, सॉरी. तो इसमें क्या करेगा? ये एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है. ये एनर्जी क्या करेगा बेटा जी? ये रिलीज करेगा. ये एनर्जी क्या करेगा? जल्दी बोलो फटाफट से. ये रिलीज करेगा. मतलब जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो रिलीज करेगा. तो इन शॉर्ट आप इतना समझिए कि जब लोअर ऑर्बिट होंगी मेरे पास, उनसे हायर ऑर्बिट में जाएगा तो हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब, और जब हायर ऑर्बिट से लोअर में जाएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा. क्यों? क्योंकि लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कैसी होती है? कम, और हायर ऑर्बिट की एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा. डन. चलिए, सो यहां तक ये पूरा हो गया होगा. आप इसको लिखिए, मैं इसको मिटाता हूं. ठीक है, बेटा अच्छे से समझना. ठीक है, और लेक्चर के बाद में इसको पहले अच्छे से एक बार और रिवाइज करना. रिवाइज करने के बाद में इसके ऊपर हमें क्या करने हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. तो मैंने जैसे पहले ही बोला था कि तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या होगा? तुम्हारे मॉड्यूल्स वगैरह होंगे, तो आप लोग क्या करना? उनमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो. डाउट्स आते हैं, मैं हेल्प करता रहूँगा. आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे, मैं क्या करूँगा? मैं एक बार टॉपिक पढ़ा देता हूँ, बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस तो मैं करता रहूँगा. बट जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक बार नीट के प्रीवियस ईयर और एक जेई के प्रीवियस ईयर, साथ में जेई एडवांस और मेंस दोनों के, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी होंगे. ठीक है, सो ये बाद में देखेंगे हम लोग. सो अब चलते हैं हम लोग. कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3 पॉइंट्स हो गए, राइट? अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है? ये एक मेरे पास फिक्स्ड ऑर्बिट है. अब इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है. अब तुम्हें ये पता है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, और इस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव. बात समझ में आ रहा है? तो भाई ये इसको अपनी तरफ खींच क्यों नहीं रहा? इसको ये अपनी तरफ खींच क्यों नहीं रहा? ये फिक्स्ड ऑर्बिट में क्यों घूम रहा है? इसका रीजन क्या है?
तो इन्होंने बोला कि यदि एक ये फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसमें बैलेंसिंग ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब एक फोर्स तो ऐसी लग रही है जो कि इसके इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, एक फोर्स कैसी लग रही है जो कि इसके इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और एक फोर्स ऐसी लग रही है जो कि इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। बात समझ में आ गया? एक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रही है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेल रही है। तो ये कौन कौन सी फोर्स है? तो सबसे पहले हमने बोला कि जो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, इस फोर्स को बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स इसके लिए किसके बराबर होगी? तो ये मैंने आपको बताया था, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखना होगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये बराबर होती है किसके? सॉरी सॉरी सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये बराबर होती है किसके? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा किसके? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कौन सी फोर्स है? तो ये मैंने आपको बताया था पहले से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बराबर होता है ये? सो मैंने बोला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ पे Q1 मान लो, इसके ऊपर चार्ज जो है वो Q1 है और इसके ऊपर चार्ज मैंने क्या मान लिया है? Q2। तो Q1 तो किसके बराबर है? E के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन है तो 1E। Q2 किसके बराबर होगा? ये होगा Z इंटू E, जो कि मुझे नहीं पता है कि किसका एटम है, इसीलिए मैंने उसको क्या बोल दिया है? Z, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में और इसमें मैंने आपको ये बताया था। डन? यहां तक डन सब लोगों को? तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि बाहर वाले डायरेक्शन में लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर वाले डायरेक्शन में लग रही है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? इसकी फोर्स बैलेंस्ड है और ये फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर रहा है? घूम रहा है। डन यहां तक? अब हमें क्या करना है? हम लोगों को अलग अलग केस लेने हैं बेटा। केस क्या है? अच्छा, एक चीज और पॉइंट है इसका, एक पॉइंट और है। दिस इज, अच्छा चलो ये बाद में लिख देंगे पॉइंट। तो केस स्टार्ट करते हैं सीधा। केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट, ध्यान देंगे सब लोग, है ना। केस नंबर 1 कहता है मेरे से कि पहला मेरे पास एम वी आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया? एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई विच इज एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम। दूसरा क्या आ रहा है मेरे पास? ये आ रहा है बेटा जी यहां से एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डन यहां तक? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। यहां से यदि मैं v की वैल्यू निकालूं, है ना, यहां से यदि मैं v की वैल्यू निकालूं तो ध्यान देना, एक काम करते हैं ना, पहले v निकाल लेता हूं, है ना, फिर बाद में लिख दूंगा। तो यहां से v निकालूंगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एन एच अपॉन कितना? 2 पाई, ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 1/m इंटू आर, ठीक है। एम आर इधर आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई ये एज इट इज है। तो ये हो गया v का फॉर्मूला, ठीक। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? जो दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास, वो दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन जो थी वो है मेरे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे अपन लोग? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डन? अब यहाँ पे v को इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना क्या आएगा। m को एज इट इज m रखा, इंटू v की जगह पे क्या हो जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय r एज इट इज था पहले से ही, इंटू 2 पाई आ गया, और इंटू, अच्छा 2 पाई का भी तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा m स्क्वायर और साथ में r स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डन? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये आर स्क्वायर से बेसिकली मेरे पास ये आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। एक एम से मैंने ये एक एम कैंसिल आउट कर दिया, राइट। और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं। तो ये आर को इधर ले जा रहा हूं, इसको इधर लेके आ रहा हूं, है ना। सो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम
के जेड ई का स्क्वायर। अरे समझ में आया भाई? ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास आर। ये आर जो है, आर को इधर लेके चला गया हूं तो के जेड ई स्क्वायर कहां पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है बेटा कि जैसे h की वैल्यू जो है मेरे पास वो कितनी है? 6.626 इंटू 10 की पावर कितना? -34 जूल सेकेंड्स। ठीक है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो विच इज 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 क्या? kg ले लो। k की वैल्यू जो है बेटा इसको 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 ले लो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब ये E जो है, E क्या है? E चार्ज है। कितना होगा? -1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम्स हो जाएगा। ठीक, ये कूलम्स हो जाएगा। पाई का वैल्यू तुम जानते हो भैया कितना? 3.14। तो ये तुमने क्या किया? सारी वैल्यूज ली और इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दिया। जैसे ही इसके अंदर पुट किया सारी वैल्यूज, तो ये R जो आया, ये R आता है बेटा 0.529 इंटू एन स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये तो चेंज होगा, नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है। तो एन स्क्वायर यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा? जेड। तो मैंने ये जेड नीचे लिख दिया। सो आपके पास फॉर्मूला आ गया बेटा कौन सा? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और साथ में आ जाएगा आपका ये क्या? एंगस्ट्रॉम। क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। एंगस्ट्रॉम। तो ये जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है किसमें आई है? एंगस्ट्रॉम में आई है। क्लियर है सब लोगों को? 0.529 ये कांस्टेंट हो गया, एन स्क्वायर ये नंबर ऑफ शेल है, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। और जेड जो है आपका, जेड जो है ये है बेटा आपका एटॉमिक नंबर, ये है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो इसको मैं मिटा सकता हूं क्या? इसको मिटाऊं? चलिए इसको मिटाता हूं बेटा, है ना। समझते चलो बस, है ना, समझते चलो। अब जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास, कैलकुलेट द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ किसका? ऑर्बिट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ किसका? ऑर्बिट ऑफ किसका? He प्लस एटम। He प्लस एटम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ किसका? He प्लस एटम when electron is present, when electron is present in third cell, थर्ड शेल। सो बेसिकली इसने हमसे ये पूछा है कि रेडियस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। एक He प्लस का एटम है मेरे पास, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है थर्ड ऑर्बिट के अंदर। तो हमें दूरी निकालनी है बेसिकली कि कितनी दूरी होगी न्यूक्लियस से। सो बेटा जी जब अपन लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? जस्ट आर कौन से वाले में? थर्ड वाले में। ये बराबर होगा किसके बराबर? 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन इज द नंबर ऑफ शेल विच इज 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय आगे जेड। जेड इज द हीलियम। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा इसके लिए? 2 आ जाएगा। किसके अंदर? इन एंगस्ट्रॉम। तो बेटा जी ये तुम्हारा आ गया क्या? आंसर। खत्म। ठीक है, बस इतना करना है अपन लोगों को। डन यहां तक? जल्दी बोलो फटाफट से। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। कैलकुलेट द रेडियस इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ He प्लस। अब इस बार He ना लेके Li प्लस 2 ले लिया। Li प्लस 2 यहाँ बस 6 ले लो। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए, बाकी तो तुम लोग चेंज करते रहना। ठीक है, सो कैलकुलेट द रेडियस इन सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस व्हेन रेडियस इन इट्स सेकेंड ऑर्बिट इज x। सेकेंड ऑर्बिट इज x। तो बेटा ये बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है? Li प्लस 2 का एक एटम है, उस Li प्लस 2 के एटम के सिक्स्थ ऑर्बिट के अंदर क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। जबकि हमें ये पता है कि सेकेंड ऑर्बिट के अंदर कितना है मेरे पास? x है। सिंपल है सॉल्यूशन, फॉर्मूला यही लगेगा हमारे पास, है ना। सो R5 डिवाइडेड बाय R3 लिख सकते हैं। सो R5 का वैल्यू क्या लिखोगे फिर से? 0.529 इंटू एन स्क्वायर। तो 5 5 जा 25
डिवाइडेड बाय Z कितना आएगा, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम विच इज 3, सही है। अब R3 क्या होगा, तो इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा किससे बेटा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, 3 3 जा 9, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा Z विच इज अगेन 3। सो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3 ऊपर चला गया और 0.529 इंटू 9 नीचे आ गया। डन यहाँ तक, अरे क्लियर है। अब R3 का वैल्यू कितना दे रखा है इसने, x, तो इस R3, सॉरी सेकेंड ऑर्बिट है ना, मैंने 5 और 3 मान लिया है, चलेगा। अब 3 लिख दो, यहाँ पे थर्ड लिख दो। अब यहाँ पे R3 को कितना माना हुआ है मैंने, x माना हुआ है, तो इसको मैंने x रख दिया यहाँ पे, तो इसके साथ ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा, R5 अपॉन x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 9, देयरफॉर R5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 25x डिवाइडेड बाय 9। बेटा समझ में आया, तो कंफ्यूज नहीं होना है इससे, सिंपल सा है। जस्ट आपको क्या है, कभी भी रेडियस की पूछ ले तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। छापो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। चले बेटा बढ़े आगे, चलिए। सो ये हमारे पास ग्राफ है, तो एक काम करते हैं, मैं ये क्वेश्चन मिटाता हूँ, मुझे कुछ ग्राफ बनाने हैं, वो ग्राफ और बना देता हूँ। देखिए ध्यान से, देखो बेटा, अब पहला ग्राफ आ रहा है, जैसे मान लो किसी ने बोला कि इस साइड में मेरे पास क्या है, ये इधर मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया r, और यहाँ पे ले लिया इस साइड में n स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मुझे पता है कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, आर एन इज इक्वल्स टू कितना 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये कौन सा एक्सिस है मेरे पास, ये वाई एक्सिस है, तो वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है। तो ये किसका ग्राफ बन रहा है, इसको पूरे को क्या मान लूंगा मैं, एम मान लूंगा स्लोप, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो कैसा बनेगा ये, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। कोई पूछेगा कि इसका स्लोप कितना है, तो क्या लिख सकते हैं, 0.529 डिवाइडेड बाय कितना, z, विच इज द एटॉमिक नंबर। सो दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ, राइट। सेकेंड ग्राफ क्या कहता है बेटा, ध्यान देना, किसी ने बोला कि इस साइड में ये क्या आ गया, ये आर एन आ गया, और इस साइड में क्या आ गया, ये 1/z आ गया। अब ध्यान दो, फिर से क्या करना है, आर एन इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। तो ये 1/z को मैंने एक तरफ इस तरफ ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई इज इक्वल्स टू फिर से क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा, ये 1/z लिया है तो। लेकिन इस बार जो स्लोप आएगा वो स्लोप अलग होगा, तो वो क्या होगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को, ठीक है। तीसरा तीसरा ग्राफ मेरे पास आया बेटा, किसका, मान लो इस साइड में मैंने ले लिया आर एन, और इस साइड में ले लिया एन, क्या ले लिया, इस साइड में एन, ठीक है। तो बेटा इसमें अब हमें ये देखना है कि आर एन इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये ले दिया है इन्होंने, है ना। तो मुझे क्या देखना है, n के साथ में देखना है। तो इसको मैंने क्या किया, z को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो इसको यहाँ से ये हट गया, ठीक है। तो ये y इज इक्वल्स टू, ये क्या है, y है, ये क्या है, फिर से स्लोप मान लिया मैंने m। अब इस बार ये x है, तो ये x का क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये कैसा इक्वेशन बनेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर। तो इसका जो कैसा बनेगा कर्व, ये बनेगा कर्व, कैसा बनेगा इसका कर्व, इसका कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, पैराबोला है ना, पैराबोला इस तरीके से। तो मैं ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक। ये इस तरीके से बन जाएगा। स्लोप की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.529 अपॉन जेड। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं। तो नरेंद्र बस्ती में क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1 के अंदर मिल जाएंगे, तो आप लोग ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। बढ़े आगे, चलिए बच्चा पार्टी। सो ये हो गया हमारा पहला चीज। सो ये याद रखो, अभी काम आएगा मेरे पास ये, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको मिटाता नहीं हूँ,
फिर दोबारा से इसको मिटाता हूं और इसी साइड में केस 2 पढ़ाता हूं, ठीक है। चलो ग्राफ डन, ओके। अब बेटा जी मुझे केस नंबर 2 पे जाना है, और केस नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दो। केस नंबर सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ किसका, कैलकुलेशन ऑफ किसका, वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ किसका, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around the nucleus in a fixed orbit, क्लियर है। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है। तो भाई इस इलेक्ट्रॉन जो ये ट्रेवल कर रहा है इस पाथ पे, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना यार उसकी, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो वो वेलोसिटी को अभी मैंने वी एन लिख दिया है। क्या लिख दिया है मैंने, वी एन। उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मैंने वी एन लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन कितना होता है, 2 पाई, ठीक। एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर अगेन 1। अब r किसके बराबर आया है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड का स्क्वायर। तो ये r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू वी इंटू आर की जगह पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। डन। अब ये 2 पाई से ये 4 पाई स्क्वायर यदि मैं कैंसिल आउट करूं तो इस साइड में सिर्फ क्या बचेगा, इस साइड में बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 पाई। डन यहाँ तक। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये एन एच से ये एन एच कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा सिंपल। और इस साइड से ये क्या हो जाएगा, एन एच बचेगा बस। एम की बात करें तो एम एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एम एम क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ध्यान देना। तो v इंटू एन एच जो होगा ये बराबर हो जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर के। किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो बराबर से, v इंटू एन एच इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर के। सो बेटा क्या यहां से मैं v इज इक्वल्स टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एच भी लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकता हूं, सेम ही है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि ऑन कीपिंग कांस्टेंट, ऑन कीपिंग वैल्यूज ऑफ किसका, ऑल कांस्टेंट, दिस इक्वेशन विल बिकम। तो बेटा अब मैंने क्या किया इसके अंदर, अगेन पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की सबकी वैल्यू पुट कर दी। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला आया। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। यहां से बेटा जी मेरे पास फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आप कैसे भी याद रखो। अच्छा साथ में एक चीज और, ये तो सिर्फ वैल्यूज है, ये तो सिर्फ क्या है, वैल्यू है ना। देखो ये कांस्टेंट है, 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 लेकिन ये और ये वेरी करेंगे। अरे भैया एटम तो चेंज हो सकता है ना यार, तो ये जेड वेरी करेगा एटॉमिक नंबर, और एन नंबर ऑफ शेल भी चेंज हो सकता है। तो मतलब इनटू जेड अपॉन एन, क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, इनटू जेड अपॉन एन। अब इसका वैल्यू आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंटू जेड अपॉन एन, इसका आएगा मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बच्चा पार्टी आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका वेलोसिटी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पता लगा होगा किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, रेडियस का फॉर्मूला आर एन और वेलोसिटी का फॉर्मूला वी एन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सो अगेन क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ग्राफ देखने जा रहे हैं। सो इसके ग्राफ देखेंगे तो पहला ग्राफ बना रहा हूं मैं, मान लो
मैंने इस साइड में ले लिया क्या, वी एन ले लिया, और इस साइड में क्या ले लिया, जेड, राइट। वी एन ले लिया और क्या ले लिया मैंने, जेड। अब ध्यान दो, ये मेरे पास कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। सिंपल याद लो बेटा यार, y इज इक्वल्स टू या तो मेरे पास एम एक्स का ग्राफ बनेगा, या फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा, या फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ बनेगा, या y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स हो सकता है, या फिर y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर हो सकता है। इनके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में कोई और दूसरा ग्राफ नहीं बनता है। समझ में आया। सो वी एन और जेड इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। यदि इसके स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप किसके बराबर आ जाएगा इसका, 2.18 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई कितना, n। समझ में आया, ये n इसके नीचे चला जाएगा ना, तो स्लोप हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। दूसरे ग्राफ की बात करूं, ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरे ग्राफ की बात करूं किस किस के बीच में, तो मेरे पास एक ग्राफ बन रहा है, एक वी एन ले लिया इस साइड में, और इस साइड में ले लिया एन ले लिया। क्या ले लिया बेटा जी, एन ले लिया। अब ध्यान दो, यहाँ पे एन जो है वो नीचे है, तो यहाँ पे एन जो है वो नीचे है, तो ये कैसा हो गया, y इज इक्वल टू 1/x जैसा ग्राफ हो गया, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ये ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा। क्लियर है सब लोगों को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थर्ड ग्राफ क्या आ सकता है इसमें, तो एक बना देते हैं वी एन, और इस साइड में अब एन ना लेके 1/n ले लेता हूं। इस साइड में 1/n ले लोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, अगेन ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस बार जो स्लोप होगा वो 2.18 इंटू 10⁶ कितना, 6 इंटू इंटू जेड, इंटू क्या हो जाएगा, जेड। क्लियर है बच्चा पार्टी। तो ये हो गए आपके ग्राफ्स। दो फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए, किस किसका, वेलोसिटी और रेडियस। पढ़ते हैं आगे, आप उतारिए इसको, चलो। चलो बच्चा पार्टी, बढ़े आगे, ठीक है। अब इस पे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एकदम, फिर आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, ऑफ Li+2, ऑफ किसका, Li+2 रिवॉल्विंग इन फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। सो बेसिकली Li+2 का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि कौन सी ऑर्बिट में प्रेजेंट है, फिफ्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है। हमें क्या निकालना है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। बड़ा सिंपल है, क्या करना है, फॉर्मूला उठा लो, लगा दो। तो वी एन इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ कितना, 6 मीटर में ले रहा हूँ ना ये वाली वैल्यू, इंटू जेड। जेड इज व्हाट, Li+2, तो जेड कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, विच इज 3। सो यहाँ पे 3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय एन, एन कौन सा है, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को, जल्दी बोलो, क्लियर है। सो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को निकालें तो 8×6 = 48 की 8, हासिल 4, और 6×6 4 10 की 0, हासिल 1, 6×2 12 और 1 13, और ये 1.308 इंटू 10⁻, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को। 6 8 48 हासिल 4, 6×6 4 10 की 0, हासिल 6×2 13, ठीक है। सो यहाँ पे 2 और 1 3, ठीक है। सो ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट
द वेलोसिटी ऑफ किसका, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li+2 to fifth orbit, calculate the velocity of an electron in third Bohr orbit of Li+2 when the velocity of He plus in third orbit is x। ध्यान देना, अब ये कह रहा है कि जो He प्लस है मेरे पास, He प्लस आयोन जो है उसके थर्ड ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी है वो x है। तो आपको निकालना है कि Li+2 के थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी। बड़ा सिंपल है यार, क्या करें फिर दोबारा से, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना बस रेशो निकाल दिया करो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेशो निकाल दिया करो। तो पहले मैं ऊपर वाले के लिए लगा रहा हूँ, है ना। सो वी एन, वी ऑफ किसका, Li+2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर कितना 6 इंटू जेड, जेड इज 3 डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये हो गया। अब इसको डिवाइड करना है किसके साथ, v ऑफ किसका, वेलोसिटी ऑफ किसका, थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस। तो ये कितना आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड कितना हो जाएगा फिर से इसका 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कौन से ऑर्बिट में, थर्ड में, तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है बेटा, कितनी है मेरे पास, ये x है, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया। अब दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये चीज तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, है ना। ये चीज इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, तो अब क्या होगा, v ऑफ किसका, Li+2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो v ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल्स टू 3x/2, 3x/2। समझ में आया। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है Li+2 की किसमें, थर्ड बोर ऑर्बिट में, वो कितनी होगी 3x/2 के बराबर होगी। डन। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ Li+2 इन थर्ड एंड फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट। एक ही एटम है मेरे पास Li+2 का, तो उसका हमें रेशियो निकालना है कि थर्ड और फिफ्थ बोर ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी। सो अगेन v इन किसके अंदर 3 डिवाइडेड बाय v इन किसके अंदर 5। सो अगेन 2.18 इंटू 10 की पावर, अच्छा एक काम करें, बार बार लिखने से तो अच्छा क्या है, z अपॉन n आ रहा है ना भाई मेरे पास, क्या आएगा z अपॉन n आएगा। तो मैं क्या करूं, z अपॉन n किसका आएगा, ये 3 वाले का, इंटू एन ऑफ किसका 3 अपॉन जेड ऑफ किसका 5, सॉरी एन ऑफ किसका 5 डिवाइडेड बाय जेड ऑफ किसका 5। तो अब हमें ये देखना है कि जेड तो दोनों का सेम है, क्यों, अरे थर्ड और फिफ्थ बोर ऑर्बिट में अलग अलग निकालना है, लेकिन ये बंदा तो सेम ही है ना, आयन तो सेम ही है। तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं अपन लोग 3, और यहाँ पे भी कितना लिख सकते हैं अपन लोग 3, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो सिंपल क्या बचेगा भाई, n5 डिवाइडेड बाय n3 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी n की वैल्यू है, तो यहाँ पे n5 में कितना आ जाएगा मेरे पास, n की जगह पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे n की जगह पे कितना आ जाएगा 3। क्लियर है सब लोगों को, z तो कैंसिल आउट हो गया ना भाई, z अपॉन यहाँ पे क्या आएगा n, तो n दोनों का अलग अलग होगा बट z कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे v3 अपॉन v5 का रेशियो जो आएगा वो आएगा 5:3। आंसर डन। उतारो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर।
चले बच्चा पार्टी बढ़े आगे। चलिए सो मिटाता हूँ इसको मैं ना। अब बेटा केस नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। और केस नंबर 3 क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। कि मान लो ये मेरे पास क्या है, अगेन एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और वो घूम रहा है इसके चारों तरफ, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है तो ये बेसिकली दो तरीके की एनर्जी के साथ डील करता है। कितने तरीके की एनर्जी के साथ, दो तरीके की एनर्जी के साथ डील करता है। कौन कौन सी? सो इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विल डील विद टू डिफरेंट types of energy, two different types of energies, two different types of energy। कौन कौन सी? तो बेटा मैंने बोल दिया कि टोटल एनर्जी जो होगी इस इलेक्ट्रॉन की वो दो तरीके की एनर्जी पे प्रेजेंट है, और दो ही तरीके की एनर्जी ये दिखाएगा। कौन कौन सी? एक है इसकी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी बराबर क्या आ गया मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी अपन सबको पता है किसके बराबर होगी भैया, 1/2 mv²। किसके बराबर होगी, 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये होगी बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। सो ये आ जाएगी, क्या होता था मेरे पास फॉर्मूला, K Q1 Q2 अपॉन R, इसके बराबर था। यहाँ पे K की वैल्यू जो है बेटा वो मैंने 1 मानी है। Q1 का वैल्यू कितना है, E है। Q1 क्या है, अरे एक इलेक्ट्रॉन है तो E होगा। Q2 क्या होगा मुझे नहीं पता, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z। तो चार्ज कितना हो जाएगा Q2 के पास, Z इंटू E, Z इंटू E। तो Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, ZE²। क्या हो जाएगा, ZE²। K का वैल्यू मैंने 1 मान लिया तो यहाँ पे हो जाएगा ZE² डिवाइडेड बाय R। एक ध्यान देना, यहाँ पे एक मैंने एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लिया है। एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में जो इंटरैक्शन है ये इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो इनवर्ट डायरेक्शन की वजह से मैंने यहाँ पे कौन सा साइन लिया है, ये नेगेटिव। ये दिखा रहा है कि ये अंदर वाला डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। डन। अब टोटल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बेटा टोटल एनर्जी को लिख सकता हूँ TE इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2 mv² प्लस माइनस ऑफ किसका, ZE² बटे R के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ ZE² अपॉन R के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि mv² अपॉन R जो होता है ये बराबर होता था KZE² अपॉन R के बराबर। ठीक है, mv² अपॉन R KZE² अपॉन R² के बराबर होता था। किसके बराबर होता था ये, KZE² अपॉन R²। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स। अब हमें क्या करना है, ये R जो है ये R से तो ये R कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक R कैंसिल आउट हो गया। ये mv² है तो mv² की जगह पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, KZE² लिख सकते हैं। देखो ना भाई, K mv² यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमको पता था, वी नो, हमको ये पता था, वी नो दैट दिस। ठीक है, सो mv² इज इक्वल टू क्या आ गया, KZE² अपॉन R आ गया। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है अपन लोगों को। ठीक है, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। सो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 KZE² अपॉन R। इस साइड में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ ZE² अपॉन R। के का वैल्यू कितना मान लेंगे अपन लोग, 1। तो यहाँ पे भी एज इट इज ZE² अपॉन R ही रहने दो। ठीक है, अब ये माइनस का ZE² अपॉन R है और ये 1/2 ZE² अपॉन R है। देयरफॉर टोटल एनर्जी जो आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये आएगा माइनस ऑफ 1/2 ZE² अपॉन R। किसके बराबर आ जाएगा टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ 1/2 ZE² अपॉन R। अब बेटा जी आप एक बात बताओ,
क्या आपको ये नहीं पता कि हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर जो है, हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर जो है, ये किसके बराबर है? ये बेसिकली बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां से क्या चमका कि जो टोटल एनर्जी होगा ये बराबर होगा किसके? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कोई टफ नहीं आएगा। सो टोटल एनर्जी तुम्हारे पास यदि पता होगी तो तुम इजीली बस माइनस का साइन लगाओ, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बड़ा सिंपल है। तो रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है। साथ में यहां से क्या पता लग रहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के है। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के। तो ये तो आधा है ना भाई इसका, ये तो आधा है ना इसका। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यही बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। यही बराबर होगा किसके? 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। तो बड़े ध्यान से सुनना कि टोटल एनर्जी जो होगा ये बराबर होगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वही बराबर होगा किसके? 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। डन यहां तक? फटाफट से देखो, उतारो, मैं आगे बढ़ता हूं। चले बच्चा पार्टी, बढ़ू आगे। ओके, सो इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब क्या करने जा रहे हैं बेटा? हमें निकालना है टोटल एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? -1/2, -1/2 इंटू जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब आर जो है ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना। आर जो है वो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। वो क्या होता था? आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर, ये होता था। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे ही इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये वाला टर्म जो होगा ये नीचे आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, विच इज 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर। अब देखना यहां से कुछ कट रहा है क्या भाई? अभी तक तो कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब ये कांस्टेंट है, z कांस्टेंट नहीं है, ये भी z कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। नीचे एन स्क्वायर मेरे पास बच रहा है, ऊपर से कहीं कुछ बचेगा एन स्क्वायर नहीं, ठीक है। 4 पाई कांस्टेंट है, ई वाला भी वैल्यू कांस्टेंट ही है, के वाला वैल्यू भी कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये सारी वैल्यूज डाल दिए मैंने ना, ऑन आफ्टर कीपिंग all constant values, all constant values in above equation, in above equation we gets, हम लोगों को क्या मिलता है? इसको मैंने एक इक्वेशन बना दिया, इक्वेशन नंबर दे देता हूँ इसको, ये 1 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने। वी गेट्स क्या मिलेगा? सो बेटा टोटल एनर्जी जो आएगा ये बराबर आएगा माइनस ऑफ 13.6 इंटू, -13.6 इंटू, ऊपर से देखो z और इधर से z, ये हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये n स्क्वायर नीचे है, तो ये हो जाएगा मेरे पास इतना, ठीक है। सो टोटल एनर्जी बराबर कितना आ गया बेटा जी? माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन हो और वो इलेक्ट्रॉन यदि किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की यदि मुझे क्या निकालनी होगी? टोटल एनर्जी निकालनी होगी, तो वो किसके बराबर आएगी बेटा उस ऑर्बिट के अंदर? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा समझ में आया इतना? जल्दी बोलो फटाफट से, क्लियर है? सो ये हो गया हमारे पास टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको मिटाऊं, ठीक। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और हमें ये पता लगा कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या आएगा?
-13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब आप ये समझो, इन्होंने क्या बोला था हमको, इन्होंने बोला था कि मान लो ये दो मेरे पास ऑर्बिट्स हैं, इसका वैल्यू n इज इक्वल्स टू 1 है और ये n इज इक्वल्स टू 2 है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे एक्साइट करेगा तो ये क्या करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब हमें ये समझना है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि डेल्टा E के बराबर होता है, ये क्या हो गया E2 और ये क्या हो गया E1, देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, E2 माइनस E1। सो डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 की वैल्यू, अब ये वाला वैल्यू रखते हैं ना, टोटल एनर्जी कितना है E2 के अंदर, तो क्या लिखेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो एन कौन सा है, वो 2 वाला है ना, तो एन कौन सा है, ये 2 है। सो एन 2 का क्या कर देता हूं, यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक। अब इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं कितना, 13.6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बेटा जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो बेसिकली ये फॉर्मूला जो होगा, ये फॉर्मूला जो होगा ये सिर्फ तभी लगेगा जब एक्साइटेशन होगा। तो कोई पूछेगा कि एक्साइटेशन या फिर डी एक्साइटेशन में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या लूज हुआ, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डन। सो बेटा जी ये सारी कहानी हो गई हमारी पास किसकी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ किसका, बोर एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग कुछ उसके लिमिटेशंस देखते हैं कि ये किन किन चीजों को नहीं बता पाए। तो आप फटाफट से इसको उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो चले बेटा। So next is limitations of Bohr's atomic model, limitations of Bohr's atomic model। ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट, it could not explain about the presence of electron in atom। तो बेसिकली इसने ये नहीं बताया कि जो एटम होगा उस एटम में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ पर होंगे। समझ में आ रहा है, इसने ये नहीं बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इट कुड नॉट प्रोवाइड मैथमेटिकली प्रूफ ऑफ किसका, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ किसका, ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इन्होंने कह तो दिया कि एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, लेकिन इनके पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था जहां से ये बता सकते कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों लिया इन्होंने। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। कौन सा, स्टार्क इफेक्ट। एंड इन, आगे मिटाता हूं इसका, है ना,
यहीं पे रखा था ये। एंड इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो रही है मेरे पास बेटा, वो स्प्लिट कर रही है ना। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या कर रही थी, स्प्लिट कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में जब वो स्प्लिट करती है उनको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में करती है उनको जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट। क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए, 3। फोर्थ पॉइंट, ही वॉज अगेंस्ट, ही वॉज अगेंस्ट किसके, हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रोगली, है ना। ये दोनों साइंटिस्ट अभी आएंगे, इन्होंने क्या बोला वो देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। सो ये हो गया। और पांचवा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि दिस मॉडल, दिस वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल, अरे भैया हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, हीलियम प्लस, He+ कर दिया तो हीलियम का 2 होता है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अभी भी एक बचा, तो Li+2, है ना। Be+3, ये वो लोग हैं जिनके पास, सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गया तो इनकी कहानी सब ये फेल है, ठीक। तो ये कब एप्लीकेबल है, ये सब तब एप्लीकेबल है जब कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो। उम्मीद होगा, नहीं उम्मीद होगा नहीं, उम्मीद है मुझे, है ना, कि तुम सब लोगों को आज का ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे 1-2, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं बच्चा पार्टी। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सब टॉपिक के साथ। बट आज की जो क्लास है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।